मिस्ट्री ट्री। इस कहानी की पहली कहानी का नाम है फार फ्रॉम योकोहामा। इस कहानी की शुरुआत में हम एक जापानीज कपल मित्सुको और जून से मिलते हैं, जो अपने घर योकोहामा से दूर एक अमेरिकन ट्रिप पर होते हैं, जहां पर वो एक ट्रेन से ट्रैवल करके मेम्फिस पहुंचते हैं। मेम्फिस को सिटी ऑफ एल्विस प्रेस्ली कहते हैं, क्योंकि वो सिंगिंग की दुनिया का बादशाह है। वो मेम्फिस में इतना ज्यादा फेमस है कि वहां के होटल में कुछ हो या ना हो, पर एल्विस का फोटो जरूर होता है। इवन रेडियो पर भी हमेशा एल्विस के ही गाने चलते रहते हैं। मित्सुको भी एल्विस की बहुत ही बड़ी फैन होती है, इसीलिए वो मेम्फिस आकर काफी खुश थी। वहीं दूसरी ओर जून को बार बार अपने घर यानी कि योकोहामा की याद आ रही थी, जिसकी वजह से उसे मेम्फिस में कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही अलग तरह के होते हैं। वो एक ही रेड सूटकेस में अपना सामान रखते हैं और उसे लकड़ी यानी कि स्टिक की मदद से मिलकर कैरी करते हैं, जो देखने में काफी फनी लगता है। स्टेशन आने पर जून कहता है कि उसको योकोहामा का स्टेशन ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो काफी मॉडर्न है, जिस पर मित्सुको कहती है कि ऐसा नहीं है, ये स्टेशन भी अच्छा है। जिसके बाद एक आदमी उन लोगों से मैचेस मांगने के लिए आता है। तभी जून अपना लाइटर जलाकर उसके सिगरेट को जला देता है, जिससे वो आदमी खुश होकर वहां से चला जाता है। आगे वो लोग ग्रेसलैंड या सन स्टूडियो में से पहले ग्रेसलैंड जाने का फैसला करते हैं, जिस पर मित्सुको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वहां एल्विस प्रेस्ली का घर था। रास्ते में चलते हुए उन्हें पहले सन रिकॉर्ड मिल जाता है, इसीलिए वो पहले वहां पर विजिट कर लेते हैं, जो अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। वहाँ टूर गाइड उनको बताती है कि इस स्टूडियो में एल्विस प्रेस्ली और बहुत से नामी सिंगर्स ने अपने करियर बनाया था और बहुत से फेमस गानों को रिकॉर्ड भी किया था। इस तरह से वो टूर गाइड इन्हें उन सिंगर्स की पूरी ऑटोबायोग्राफी बताती है, जिसके बाद वो दोनों काफी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस वजह से मित्सुको ग्रेसलैंड जाने से मना कर देती है और वो वहीं आसपास एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। मेम्फिस एक अंडर डेवलप्ड सिटी थी, जहां सभी तरफ काफी शांति थी। वो दोनों टर्न बाय टर्न अपने लगेज को कैरी करते हुए उस पूरी सिटी में घूमते हैं। तभी जून को वहां पर एक महंगी कार दिखती है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है। चलते चलते उनको शाम हो जाती है, जिस पर वो एल्विस प्रेस्ली के स्टैचू के सामने बैठकर स्मोकिंग करते हैं और आपस में बात करते हैं। यहाँ जून कहता है कि उसको कार्ल पर्किंस ज्यादा पसंद है, जिस पर मित्सुको कहती है कि नहीं, एल्विस प्रेस्ली किंग है, इसीलिए वो सबसे बेहतर है। तभी जून कहता है कि मेम्फिस काफी हद तक योकोहामा जैसा ही है, बस अगर हम यहाँ की 60% बिल्डिंग्स को हटा दें तो ये बिल्कुल योकोहामा बन जाएगा। मगर मित्सुको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अमेरिका है और ये बिल्कुल भी योकोहामा जैसा नहीं है। यहाँ एक बार फिर जून को योकोहामा वापस जाने की इच्छा होती है और वो अपने घर को मिस करता है। वो लोग आगे जाकर रात एक होटल में बिताने का फैसला करते हैं। तभी उनको आर्केड नाम का एक होटल दिखाई देता है, जो देखने में मित्सुको को काफी फनी लगता है। वो होटल एक लो प्राइस होटल था, जिसे एक नाइट क्लर्क और बेलबॉय मिलकर चला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुको और जून आते हैं, जो उन्हें उनका सबसे सस्ता रूम देने के लिए कहते हैं, जिस पर क्लर्क उनसे कहता है कि हमारे यहाँ सभी कमरे $22 के ही हैं। ये सुनकर जून उसको पैसे दे देता है और क्लर्क उनको रूम नंबर 27 अलॉट कर देता है। आगे बेल बॉय उनका सामान उस रूम तक लेकर जाता है। यहाँ वो देखते हैं कि रूम में टीवी नहीं होता, मगर वहाँ एल्विस प्रेस्ली की फोटो लगी होती है। जिसके बाद मित्सुको टिप के तौर पर बेल बॉय को एक प्लम देती है, जिसको वो जापान से लाई थी। रूम में चेंज करने के बाद वो दोनों आराम कर रहे होते हैं, जहां मित्सुको अपनी एक पिक्चर बुक में एल्विस के फोटोग्राफ्स लगा रही होती है और जून रूम की फोटोग्राफ्स ले रहा होता है। जिस पर मित्सुको कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुबह से हम घूम रहे हैं, तब तक तुमने एक भी फोटो नहीं ली, तो अब क्यों यहाँ रूम की फोटोज ले रहे हो? जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं होटल और एयरपोर्ट्स को भूल जाता हूँ, पर बाकी चीजें मेरे दिमाग में रहती, इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तभी मित्सुको जून को अपने पिक्चर बुक में एल्विस प्रेस्ली की बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाती है और उन्हें बुद्धा और यहाँ तक कि मैडोना से भी कंपेयर करती है, जिस पर जून को उसकी नादानी पर हंसी आ जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेल बॉय उस प्लम को क्लर्क को दिखाता है, जो बड़ी चालाकी से उसको खा जाता है। कुछ देर बाद मित्सुको नोटिस करती है कि जून खुश नहीं है, जिस पर वो उसको खुश करने के लिए उसके पूरे फेस पर अपने लिप्स से लिपस्टिक लगा देती है, मगर वो फिर भी नहीं हंसता। असल में जून को अब घर की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो वापस जाना चाहता था। रात होने पर जून खिड़की से बाहर देखने लगता है। तभी मित्सुको अपने कपड़े हटाकर उसको सीड्यूस करती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद जून रेडियो ऑन करता है, जिसमें एल्विस प्रेस्ली का सॉन्ग न्यू मून चल रहा होता है। दूसरी ओर क्लर्क और बेलबॉय आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां क्लर्क बेलबॉय के हेयर्स का मजाक बनाता है। सुबह होने पर जून प्यार से मित्सुको को उठाता है, मगर वो और सोने की जिद करती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। तब जून होटल के ब्लैंकेट्स को भी साथ ले चलने को बोलती है, मगर सूटकेस में जगह ना होने की वजह से मित्सुको अपने बहुत से कपड़े उसमें से निकालकर उन्हें एक के ऊपर एक पहन लेती है और वो लोग सूटकेस बंद करने लगते हैं।
तभी उनको अचानक एक गनशॉट सुनाई देता है, मगर वो उसे मेम्फिस जैसी जगह पर नॉर्मल समझकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है स्टोरी 2 की, जिसका नाम है अ घोस्ट। इस कहानी की शुरुआत में हम एक इटालियन विडो लूजिया को मेम्फिस एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो अपने डिजीज्ड हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर रही होती है। असल में वो अपने हस्बैंड के कॉफिन को इटली पहुंचाने जा रही थी, मगर फ्लाइट में कुछ इशू हो जाने की वजह से वो एक दिन मेम्फिस में रुकने का फैसला करती है। वो एयरपोर्ट से कॉल करके अपने घर पर इन्फॉर्म कर देती है, जिसके बाद वो मेम्फिस को एक्सप्लोर करने के लिए रोड पर निकल जाती है। घूमते घूमते वो एक दुकान पर पहुंचती है, जहां बहुत सारी मैगजीन्स रखी हुई होती हैं। लूजिया उनमें से एक पेपर और कुछ मैगजीन्स को सिलेक्ट करती है, जिसके बाद वो दुकानदार उसे और भी मैगजीन्स दिखाता है। लूजिया उन सभी मैगजीन्स को खरीदने से मना करती है, मगर वो दुकान वाला उसको सभी मैगजीन्स खरीदने के लिए फोर्स करता है। अब क्योंकि लूजिया एक भोली लड़की थी, इसी वजह से वो उन सभी मैगजीन्स को खरीद लेती है और इस तरह से शाम होते होते लूजिया के पास बहुत सी मैगजीन्स हो जाती है, जिन्हें लेकर वो डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। उस रेस्टोरेंट में लूजिया को अकेले देखकर वहां कॉफी पी रहे दो लड़के उसे देखते हैं, जिसके बाद उनमें से एक आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो लूजिया से कहता है कि मैं आपका इंतजार ही कर रहा था, असल में मुझे किंग ने आपको एक खास चीज देने के लिए कहा है। अब ये सुनकर लूजिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो तो मेम्फिस पहली बार आई थी और वहां पर उसका कोई दोस्त भी नहीं था, तो ये आदमी उसको कैसे जानता है। जिसके बाद वो आदमी उसको बताता है कि मुझको एल्विस प्रेस्ली की आत्मा ने कोम आपको देने के लिए कहा था, जिस पर लूजिया समझ जाती है कि वो उसको बेवकूफ बना रहा है। आगे वो आदमी उससे वो कोम उस तक पहुंचाने के लिए पैसे मांगता है। अब लूजिया समझ तो गई थी, पर फिर भी वो उस आदमी को इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए $20 दे देती है। जब लूजिया रेस्टोरेंट के बाहर जाती है तो वही दोनों लड़के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है और रात में रुकने के लिए कोई होटल देखने लगती है। कुछ देर बाद उसे आर्केड नाम का एक होटल दिखता है और वो वहां रुकने के लिए चली जाती है। उसी वक्त होटल में उसको एक लड़की डीडी मिलती है, जो अंदर जाते वक्त उससे टकरा जाती है। असल में डीडी के पास वहां रुकने के लिए पैसे नहीं होते, जिस पर लूजिया उसे अपने साथ रुकने का बोलती है, क्योंकि उसको अकेले वहां पर डर लग रहा होता है। जिसके बाद क्लर्क उन दोनों को रूम नंबर 25 अलॉट कर देता है। एक बार फिर बेल बॉय उनका सामान पहुंचाने के लिए वहां जाता है, जिसके बाद लूजिया उसको टिप देकर उसके बालों की तारीफ करती है। आगे वो लोग नोटिस करते हैं कि रूम में टीवी नहीं है, पर एल्विस प्रेस्ली की फोटो लगी हुई है। वो दोनों लड़कियां जब सोने जाती हैं, तो डीडी लूजिया को बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड जॉनी से ब्रेकअप हो गया है और इसी वजह से वो अब मेम्फिस छोड़कर जा रही है। वो अब भी जॉनी से प्यार करती है, मगर वो अब अपने इमोशंस को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। बातें करते करते वो दोनों एल्विस प्रेस्ली की बात करने लगते हैं, जहां लूजिया कहती है कि उसे वो काफी क्यूट लगता है। जहां लूजिया उसे हल्का फील कराने के लिए एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती है, जो डीडी ने पहले ही सुनी हुई होती है। तभी अचानक उन्हें किसी के रूम से इंटीमेट होने की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो रेडियो ऑन करके सोने का फैसला करते हैं। रेडियो पर उस वक्त एल्विस प्रेस्ली का सॉन्ग न्यू मून चल रहा होता है। लूजिया को नींद नहीं आ रही होती, वहीं डीडी तो आराम से सो रही होती है। कुछ देर बाद अचानक लूजिया को अपने सामने एल्विस प्रेस्ली दिखाई देने लगता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड रह जाती है और तभी एल्विस बोलता है कि मैं गलती से गलत एड्रेस पर आ गया हूँ, और वहाँ से गायब हो जाता है। मगर अब तक लूजिया डीडी को जगा देती है, पर एल्विस तो वहाँ से पहले ही गायब हो चुका था। डीडी जब देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तो वो लूजिया को भी सो जाने को कहती है, मगर अब लूजिया की आंखों में नींद कहाँ थी, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से आज एक घोस्ट को देख लिया था। सुबह होने पर डीडी देखती है कि लूजिया अब भी जाग रही होती है और वो डर के मारे रूम के चारों तरफ देख रही होती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी पैकिंग करती हैं और लूजिया अपनी ली हुई मैगजीन्स डीडी को दे देती है। तभी उन्हें अचानक एक गनशॉट सुनाई देता है, मगर वो उसको इग्नोर करके वहां से अपने अपने रास्ते चली जाती है। अब बारी आती है स्टोरी नंबर 3 की, जिसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस। इस कहानी की शुरुआत में हम जॉनी और उसके दोस्त एड को देखते हैं, जो एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जहां जॉनी काफी दुखी होता है, क्योंकि आज उसको जॉब से निकाल दिया गया था और आज ही उसकी गर्लफ्रेंड डीडी भी उसको छोड़कर चली गई थी। ये वही डीडी है जिसे हमने पिछली स्टोरी में देखा था। इस स्टोरी में हम उसके बॉयफ्रेंड की कहानी को जानेंगे। यहाँ जॉनी का अपीयरेंस एल्विस प्रेस्ली से काफी मैच करता था, इसलिए लोग उसको एल्विस ही कहते थे। जॉनी डीडी के जाने से इतना ज्यादा अपसेट होता है कि वो बियर का ग्लास फेंक देता है, जिस पर उस क्लब में काम करने वाले लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एड सब संभालने की कोशिश करता है, मगर तभी जॉनी एक हैंडगन निकाल लेता है, जिसको देखकर एड डर जाता है, क्योंकि जॉनी आज काफी दुखी था और नशे में होने के कारण वो कुछ भी कर सकता था। इसी बीच जॉनी गन से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जो एड को ठीक नहीं लगती है। इसीलिए वो उसको रोकता है, मगर ऐसा करने पर जॉनी खड़ा हो जाता है और क्लब में सभी को अपनी गन दिखाने लगता है। इस सब के बाद
एड जॉनी के फ्रेंड विल रॉबिन्सन को कॉल करता है और उसको वहां पर आने के लिए कहता है। जिसके बाद विल जॉनी के ब्रदर इन लॉ चार्ली को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। चार्ली एक डरपोक लड़का था जो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहता था, मगर जॉनी की वजह से उसे वहां पर जाना पड़ा। उस क्लब के बार मैनेजर ने जॉनी की गन रख ली थी ताकि वो वहां पर कुछ हरकत ना कर सके। चार्ली और विल के वहां आने पर बार मैनेजर विल को उसकी गन दे देता है और बताता है कि वो लोडेड है। बाहर आकर विल जॉनी को वो गन दे देता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कार में आने पर चार्ली विल को उससे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो उन लोगों के साथ रुका तो वो पक्का किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगा। मगर विल और जॉनी उसकी इस बात पर नाराज हो जाते हैं और उसे साथ रहने के लिए कहते हैं। आगे वो सभी एक बियर की शॉप पर जाते हैं और शॉपकीपर को बियर की 2 बॉटल्स देने के लिए कहते हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो जॉनी शॉपकीपर पर गन तान देता है और बाकी लोग बॉटल्स लेकर जाने लगते हैं, मगर तभी जॉनी उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब देखकर वो सभी वहां से भागते हैं, क्योंकि सच में अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। गाड़ी में बैठकर वो सभी लोग जॉनी को गाली देने लगते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तभी चार्ली कहता है कि जब डीडी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी, जिस पर जॉनी कहता है कि वो आज सुबह ही मुझको छोड़कर जा चुकी है। जो सुनकर चार्ली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि डीडी उसकी सिस्टर थी, पर उसने उसको ये बताना भी जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर वुमेन्स पर कमेंट पास करने लगते हैं। कुछ देर बाद घूमते घूमते उन्हें काफी रात हो जाती है और उन सभी को बहुत नींद आने लगती है। पहले चार्ली ड्रंक नहीं था, सिर्फ जॉनी और विल ही थे, मगर बहुत देर हो जाने के बाद चार्ली ने भी ड्रिंक कर ली थी और अब वो सभी लोग बुरी तरह नशे में डूब चुके थे। कुछ देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं होटल आर्केड, जहां नाइट क्लर्क और बेल बॉय रिसेप्शन पर बैठकर रेडियो सुन रहे होते हैं। उन लोगों के अंदर आते वो समझ जाते हैं कि वो तीनों ड्रंक हैं। विल क्लर्क से उसकी मदद करने के लिए कहता है। तभी अचानक चार्ली के हाथ से बियर की बोतल नीचे गिरकर फूट जाती है। वो सब उसके लिए सॉरी बोलते हैं, जिसके बाद विल उन्हें कुछ देर के लिए वहां पर रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर क्लर्क उनको रूम नंबर 22 में रुकने की परमिशन दे देता है। जब वो लोग उस रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि रूम की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। यहाँ तक कि वहाँ लाइट्स भी नहीं काम कर रही थी, मगर उस रूम में भी एल्विस प्रेस्ली की एक फोटो लगी हुई थी। लेकिन फिलहाल तो उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो लोग वहां पर आराम करने लग जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उस रूम में भी टीवी नहीं होता है। तभी जॉनी एल्विस की फोटो से इरिटेट होकर उसकी फोटो दीवार के साइड करके रख देता है और चार्ली बची हुई एक बोतल से फिर से बियर पीने लगता है। दूसरी ओर बाहर बैठे क्लर्क और बेलबॉय को भी अब नींद आने लगी थी। कुछ देर बाद चार्ली और विल आपस में बात करते हैं, जहां चार्ली विल को एक शो लॉस्ट इन स्पेस के बारे में बताता है, जिसके लीड एक्टर का नाम भी विल रॉबिन्सन ही था। जिसको सुनकर विल भी उस शो के बारे में अपने व्यूज देने लगता है और वो अमेरिकन हिस्ट्री में मौजूद और भी विल रॉबिन्सन नाम के लोगों के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। तभी जॉनी उठकर चार्ली के पास आता है और उससे डीडी के बारे में बात करता है, जिस पर चार्ली को उसके लिए बुरा लगता है। तभी जॉनी चार्ली को एक ऐसी बात बताता है जिसको सुनकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जॉनी चार्ली को बताता है कि डीडी और उसने असल में कभी शादी की ही नहीं थी, जिसका मतलब था कि चार्ली उसका ब्रदर इन लॉ था ही नहीं। जॉनी बताता है कि वो तो शादी करना चाहता था, मगर डीडी उनके रिलेशनशिप को कुछ और दिनों तक इवैल्यूएट करना चाहती थी, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। अब चार्ली जॉनी के साथ इतने बड़े स्कैम में फंस चुका था, वो भी सिर्फ डीडी की वजह से। मगर यहाँ तो जॉनी और डीडी का दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। तभी जॉनी उस गन को निकाल लेता है और खुद को शूट करने की कोशिश करता है। ये देखकर चार्ली और विल उससे गन लेने की कोशिश करते हैं, मगर तभी बाहर बैठे क्लर्क और बेलबॉय को गन शॉट की आवाज सुनाई पड़ती है। जिस पर जब बेलबॉय वहां देखने जाता है तो वो देखता है कि चार्ली के पैर पर गोली लगी हुई है। सुबह होने पर जून और मित्सुको ट्रेन से वापस जाने लगते हैं, जहां उसी ट्रेन से डीडी भी कहीं पर जा रही होती है। वहीं लूजिया एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट से वापस जा रही होती है और जॉनी और उसके फ्रेंड्स सब होने के बाद उस होटल से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। इस मूवी में हमें 3 कहानियां दिखाई गई हैं, जिसमें वो सभी लोग एक ही साथ एक ही रात एक ही होटल आर्केड में रुके, मगर उन सभी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को इस मूवी में शो किया गया है। एक ही वक्त में हम सभी की लाइफ में कितना कुछ चल रहा होता है, ये सभी बातें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।